आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की बुक का सेकंड चैप्टर, जो कि है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है इसका भाग 1। तो शुरू करते हैं चैप्टर। अब जैसे कि हमने क्लास 9th में 3 क्षेत्रकों के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो हमने 3 क्षेत्रकों के बारे में पढ़ा था। जैसे कि एक था हमारा सबसे पहला जो क्षेत्रक था, उसे हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। फिर दूसरा हमारा आता है द्वितीयक क्षेत्रक, और तीसरा हमारा होता है तृतीयक क्षेत्रक। इन सभी क्षेत्रकों के बारे में हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो ये जो जितनी भी यहाँ पे क्षेत्रक लिखे हुए हैं, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्रक हो या द्वितीयक क्षेत्रक हो या फिर तृतीयक क्षेत्रक हो, तो हम इन तीनों चीज़ों को अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और ये जो तीनों क्षेत्रक होते हैं, ये जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो सब के सब इन्हीं 3 क्षेत्रकों के अंतर्गत आती हैं। अब आर्थिक क्रियाएं हम कह किसे रहे हैं? आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम के बदले आपको कुछ आय हो रही है। तो अर्थव्यवस्था में ये जो आय होती है या ये जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अब जैसे हम आर्थिक क्रियाओं की बात किसके लिए कर रहे हैं कि अगर हम कुछ कमाते हैं, हम कुछ काम करते हैं, तो हम उसके बदले कुछ अर्निंग कर रहे हैं, हमें कुछ उसके बदले पैसा मिल रहा है, तो वो हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। और जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, तो वो सब के सब इन्हीं क्षेत्रकों में विभाजित होती हैं, या फिर हम उन्हें इन्हीं क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था को, देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, उन्हें इन 3 क्षेत्रकों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्रक की, कि प्राथमिक क्षेत्रक आखिर होता क्या है। हमने बहुत पढ़ा है प्राथमिक क्षेत्रकों के बारे में। तो ये प्राथमिक क्षेत्रक होता क्या है कि जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है, इसका संबंध होता है मुख्यतः प्रकृति से। जो प्रकृति होती है, जो हमारा नेचर है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो प्रकृति से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। यानी इस क्षेत्रक में होने वाली जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो मुख्य रूप से जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, मतलब कि जो हमें प्रकृति में उपलब्ध संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का ये इस्तेमाल करती है। उन संसाधनों का इस्तेमाल कर कोई भी जो उत्पादन कार्य होता है, वो होता है प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया के अंतर्गत। अब जैसे इसमें कुछ अगर हम उदाहरण देखते हैं, तो कृषि हो गया, तो वो भी प्रकृति में ही होता है। वानिकी है, वन से संबंधित, ठीक है। खनन कार्य होते हैं, वो भी हम प्रकृति में ही कर सकते हैं। मत्स्य पालन है, या फिर मुर्गी पालन है, या फिर दूध, डेयरी, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब के सब आती हैं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत। अब ये जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है, इस प्राथमिक क्षेत्रक को एक और नाम दिया गया है। इसे बोला गया है कृषि क्षेत्रक, या फिर इसे बोला जाता है, एक और नाम इसका है, हम या तो प्राथमिक क्षेत्रक इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कृषि क्षेत्रक बोल सकते हैं इसे, या फिर हम इसे एक और नाम सहायक क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरी उसमें आता है हमारा जो द्वितीयक क्षेत्रक होता है, उसकी बात यहाँ पे हम लोग करते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है, उसका तो कार्य क्या है, वो उसका जितना भी कार्य है वो है प्रकृति से संबंधित। यानी कि ये जो प्राकृतिक क्षेत्रक है, वो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और उस इस्तेमाल से, प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से वो कोई उत्पादन कार्य करता है, तो वो सारी क्रियाएं आती हैं प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत। अब द्वितीयक क्षेत्रक की बात करें, तो द्वितीयक क्षेत्रक में क्या होता है कि जो भी प्रकृति से संबंधित वस्तु जो हमें प्राप्त हुई है, उसका विनिर्माण जो होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को
मतलब दूसरी वस्तु में बदला जाता है। ठीक है, तो वो है एक विनिर्माण की एक प्रक्रिया, जिसमें प्रकृति से संबंधित कोई भी उत्पाद आपको मिला है और उसको विनिर्माण के द्वारा कहीं उद्योग में, फैक्ट्रियों में, कहीं पर भी उस चीज़ को दूसरी वस्तु में बदला जाता है विनिर्माण के द्वारा। तो इसी को बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्रक। और इस क्षेत्रक को बोला जाता है एक और नाम से, जिसे बोला जाता है औद्योगिक क्षेत्रक। इसे केवल एक नाम से ही नहीं बल्कि हम औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो भी काम होते हैं उसके बाद प्रकृति से जो भी चीज़ आपको मिली है तो उसके बाद जो भी काम हुए हैं वो उद्योग में होते हैं। तो इसीलिए इस क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से भी समझते हैं या जानते हैं हम। तो इसे समझते हैं एक उदाहरण से। उदाहरण है कपास का। जो कपास है, ठीक है, वो कहाँ मिलेगा आपको? कहाँ मिलेगा? ये जो कपास उत्पादन है उसकी क्रिया कहाँ होगी? उसकी क्रिया होगी प्राथमिक क्षेत्रक में। प्राथमिक क्षेत्रक की क्रिया है कपास उगाना। अब ये जो कपास है, ठीक है, इसका प्रयोग आप क्या कर सकते हैं? उद्योग में, है ना। खाली अब कपास खेत में लगा रहेगा तो वो किसी काम का तो होगा नहीं, तो इसीलिए इस कपास को भेजा जाता है उद्योग में या फैक्ट्रियों में भेजा जाता है और यहाँ पर इससे सूती कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये जो सूती कपड़े बनाने की जो प्रक्रिया हुई है उद्योगों में, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत। द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत ये सारी गतिविधि आ जाएगी, जिससे कि प्राथमिक क्षेत्रक से या प्राथमिक जो एक उत्पादन आपको प्राप्त हुआ है कपास के रूप में, उसको उद्योगों में लेके जाया गया और वहाँ पर सूती कपड़े इसके द्वारा बनाए गए। तो जो सूती कपड़े बना तो वो एक द्वितीयक क्रिया हो गई या द्वितीयक क्षेत्र की क्रिया हो गई, और ये कहाँ हुई? उद्योगों में हुई। ऐसे ही, ठीक है, जैसे कि गन्ना। गन्ना भी क्या है? एक प्राथमिक उत्पाद है। तो वो आपको गन्ने का आपने किस चीज़ में प्रयोग किया? गन्ना तो एक कच्चा माल है, तो अब आप इसका उपयोग कर सकते हैं चीनी बनाने में या फिर गुड़ बनाने में या फिर शीरा बनाने में। कई चीज़ों में आप गन्ने का इस्तेमाल अलग रूप में कर सकते हैं। जो गन्ना है वो आपकी प्राथमिक क्रिया हो गई या प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया हो गई, और चीनी और जो गुड़ है वो आपका द्वितीयक क्षेत्र की क्रिया हो गई। ऐसे ही मिट्टी। मिट्टी क्या है? प्राथमिक क्षेत्र की एक क्रिया है, प्राथमिक संसाधन है। उसके बाद मिट्टी का क्या किया? ईंटें बनाई, और इस ईंट से मकान वगैरह बनाते हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया कि प्राथमिक क्षेत्रक हम किसे कह रहे हैं और द्वितीयक क्षेत्रक हम किसे कहते हैं। अब बात करते हैं तृतीयक क्षेत्रक की। जो तृतीयक क्षेत्रक है वो आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जितने भी बाकी बची हुई क्रियाएं हैं कि प्राथमिक क्रिया, जैसे प्राथमिक में क्या हुआ था? प्राथमिक क्षेत्रकों में हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संसाधनों से जो भी उत्पादन हमें प्राप्त होता है, प्रकृति से जो भी प्राप्त होता है, वो प्राथमिक क्षेत्रक की क्रिया कहलाता है। द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण कार्य होते हैं। जो तृतीय क्षेत्रक है उसमें क्या होता है कि जितनी भी बची हुई गतिविधियाँ हैं वो सब के सब आ जाती हैं तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत। और ये जो गतिविधियाँ होती हैं ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में भी मदद करती हैं। प्राथमिक क्षेत्रक के विकास में भी ये मदद करती हैं, और जो द्वितीय क्षेत्रक होता है उसके विकास में भी ये जो तृतीय क्षेत्रक है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब ये जो क्षेत्रक होता है ये किसी चीज़ का निर्माण नहीं करता है, ये किसी भी प्रकार की कोई वस्तु निर्माण जैसी प्रक्रिया जो है वो तृतीय क्षेत्रक में नहीं होती है, बल्कि ये जो क्षेत्रक है ये प्रदान करता है सेवाएं। अब ये सेवाएं किस तरह की होंगी? जैसे कि इसीलिए हाँ, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि ये सेवा प्रदान करता है तो इस क्षेत्रक को हम सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम प्राथमिक क्षेत्रक को जानते हैं किसके नाम से? सहायक क्षेत्रक के नाम से। द्वितीय क्षेत्रक को हम जानते हैं
किसके नाम से? औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से। और जो तृतीयक क्षेत्रक है उसे हम जानते हैं सेवा क्षेत्रक के नाम से। जैसे अब एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि माना आपने एक कार जो है वो किराए पर ली कहीं जाने के लिए। आप इस कार में कहीं थोड़ा आपको कहीं जाना है, एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है कार में। तो इस कार में जाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? ये जो कार है वो आपको रेंट पे, किराए पे लेनी पड़ेगी और आपको जो इस कार का ड्राइवर है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देगा। अब है क्या कि इस ड्राइवर ने आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा, तो उसने आपको क्या दी? एक सेवा दी है, ठीक है। तो इस क्षेत्रक में आपको कोई भौतिक वस्तु नहीं प्राप्त होगी, बल्कि आपको क्या प्राप्त होगी? आपको प्राप्त होगी सेवा। तो ये जो अलग अलग इसमें उदाहरण हैं, जैसे कि आपको कोई सबसे मेन चीज़ है कि आपको इस वाले क्षेत्रक में कोई भौतिक वस्तु, जैसे पहले वाले में आपको कपास मिल गई, दूसरे वाले में आपको उस कपास से सूती वस्त्र मिल गए, लेकिन इस वाले जो क्षेत्रक है, हम जैसे तृतीय क्षेत्रक कह रहे हैं, वो आपको कोई भौतिक वस्तु नहीं देगा, बल्कि वो आपको क्या प्रदान करेगा? सेवा। जैसे परिवहन की सेवा, आपने कार हायर करी और आपको एक जगह से दूसरी जगह उसके ड्राइवर ने छोड़ दिया। ऐसे ही अगर हमने किसी चीज़ का भंडारण करना है, कपास बहुत मात्रा में हमारे खेतों में हो गया है, उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है, तो उस कपास को फैक्ट्रियों में जाने पर, जो फैक्ट्रियां हैं वो कहीं पर तो भंडारण उसका करेंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा संचार सुविधाएं, आजकल हम देखते हैं फ़ोन है, इंटरनेट है, तो ये सब क्या हैं? ये भी एक तरह की सेवाएं हैं। फिर है बैंक सेवा। बैंक आपको कुछ दे थोड़ी रहा है, वो आपको क्या प्रदान करता है? सेवाएं प्रदान करता है। इसी तरह से व्यापार, जो बिज़नेस है वो, मतलब कि आपको अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो दुकानों में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये क्या हैं? ये सब जो हैं एक प्रकार की सेवाएं हैं जो तृतीयक जो क्षेत्रक होता है हमारा, उसके अंतर्गत आती हैं। और ये जितने भी क्षेत्रक हैं, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्रक हो या फिर द्वितीयक क्षेत्रक हो या फिर हमारा तृतीयक क्षेत्रक हो, ये जितने भी क्षेत्रक हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर जैसे किसी एक क्षेत्रक में कभी कोई कमी आ जाती है, तो जो दूसरे क्षेत्रक होते हैं उस पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। मतलब अच्छा प्रभाव भी इन पर पड़ता है, इन क्षेत्रकों पर, और बुरा प्रभाव भी, अगर किसी एक क्षेत्रक को नुकसान होता है या फिर फ़ायदा होता है। तो उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। प्राथमिक क्षेत्रक है माना, तो प्राथमिक जो हमारा क्षेत्रक है उसमें हम कर रहे हैं गन्ने का उत्पादन। बहुत ढेर सारा गन्ना हुआ है, तो ये जो गन्ने का उत्पादन हो गया वो हमारी हो गई प्राथमिक क्षेत्रक की क्रिया। अब हम बात करते हैं द्वितीय क्षेत्रक में। द्वितीय क्षेत्रक में क्या हुआ कि ये जो उद्योग हैं, गन्ने को उद्योगों तक लेके जाया गया और वहाँ क्या बना? इसका चीनी बनाई गई या फिर गुड़ बनाया गया। ठीक हो गया। अब क्या है? अब हम तृतीय क्षेत्रक की अगर बात करें तो तृतीय क्षेत्रक क्या है कि ये जो यहाँ पर जो ट्रक वगैरह हैं वो हमें क्या देंगे? सेवाएं देंगे। सेवाएं कैसे देंगे? एक तो ये जो गन्ना है उन्हें मिलों तक, जो चीनी की जो मिल हैं, उद्योगों तक पहुंचाने के लिए हमने ट्रकों का इस्तेमाल किया। अब ये जो ट्रक है, जो ये चीनी बना के जब लेके जाएगा बाज़ारों में बेचने के लिए, तो उससे पहले कहीं भंडारण की सुविधा भी होगी, तो वो भंडारण किया जाएगा, कहीं स्टोर किया जाएगा उसे, और उसके बाद फिर दुकानों में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, ट्रकों के माध्यम से दुकानों में पहुंचेगा और फिर हमें बाद में ये मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ये तो आपने समझ लिया कि कैसे ये इंटरकनेक्टेड हुए, कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या हुआ? गन्ने का उत्पादन हुआ। द्वितीय क्षेत्रक में क्या हुआ कि उस गन्ने को उद्योगों में लेके जाया गया जहाँ पर उससे चीनी और गुड़ बनाया गया। अब तृतीय क्षेत्रक में क्या हुआ कि जो ट्रक हैं उन्होंने मदद करी इन चीनी या फिर गुड़ को
एक जगह से दूसरी जगह लोगों तक पहुंचाने में। और अगर मान लीजिए कि किसान जो है वो अपना जो गन्ना है, ठीक है, यहाँ पर उद्योगों को बेचने से मना कर दे, वो बोल दे कि मैं तो नहीं बेचूंगा गन्ना अपना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो ये चीनी मिलें हैं, ये जो उद्योग हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनको तो कच्चा माल मिला ही नहीं उत्पादन करने के लिए। तो ऐसे में क्या होगा कि जो बाज़ार हैं, जो लोग हैं, उन पर मतलब उनको चीनी मिलेगी ही नहीं, तो चीनी का संकट हो जाएगा, हम कह सकते हैं। तो पूरे देश में जो भी उत्पादन होता है, हमारे देश में जो भी उत्पादन होता है, वो इन्हीं तीनों क्रियाओं के आधार पर होता है। जितनी भी हमारी ये आर्थिक क्रियाएं होती हैं, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करें, द्वितीय क्षेत्र की बात करें, तो इन्हीं के अंदर ये तीनों चीज़, इन्हीं से हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। इन तीनों क्षेत्रकों द्वारा वर्ष में जितना भी उत्पादन होता है, उसी को हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। फिर से मैं बता रही हूँ आपको कि पूरे देश में जो भी उत्पादन होता है वो इन तीनों क्षेत्रकों के अंतर्गत ही माना जाता है, और इन तीनों क्षेत्रकों द्वारा जो वर्ष भर में उत्पादन होता है, उसी को हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब इसे ऐसे समझते हैं कि जैसे किसी एक वर्ष में, क्योंकि हम जो सकल घरेलू उत्पाद हैं उसे हम ऐसे ही मानते हैं कि किसी एक वर्ष में देश की सीमा के अंदर, किसी एक वर्ष में देश की सीमा के अंदर या सीमा के भीतर जो भी उत्पादन होता है, सभी जो भी उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उत्पादित जो वस्तु होती हैं या सेवाएं होती हैं, उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है, उसी को बोला जाता है देश की जीडीपी। यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ, इसे आप समझिएगा। सभी तैयार वस्तु यानी कि अंतिम वस्तु इसे बोला जाता है, ठीक है। अंतिम वस्तु जैसे कि माना हमारे पास पेन है, ठीक। अब ये जो पेन है, इसे बनाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होगी, रिफ़िल चाहिए और उसके बाद उसमें इंक चाहिए, ठीक है, और साथ में हमें और भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, उसका खांचा चाहिए, कई चीज़ें हमें चाहिए। तो अगर हम पेन बना रहे हैं तो हमारे पास जो अंतिम वस्तु होगा वो होगा आपका पेन। तो वो जो पेन की कीमत होगी, ठीक है, क्योंकि अंतिम वस्तु तो हमारी पेन है, तो वो जो पेन है वो अंतिम वस्तु होगी और उसी का जो मूल्य होगा वही माना जाएगा। माना एक कार है, ठीक है, अब इस कार को बनाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऐसा तो नहीं है कि कार बस खाली एक खांचा आपको दे दिया जाए और ये कार बन जाए, ऐसा तो नहीं है। कार में तो स्टीयरिंग व्हील चाहिए, जो पहिए हैं वो चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए, स्टील का एक पट्टी भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसे चाहिए बनाने के लिए। तो लेकिन हर एक चीज़ की जो कीमत है वो अलग अलग होगी। इसमें जो लाइट्स लगी होंगी उसकी कीमतें अलग होंगी, इसमें जो टायर लगे हैं उनकी कीमत अलग होगी, इसकी जो बॉडी है उसकी कीमत अलग होगी। लेकिन हमारे पास ये अंतिम वस्तु एक कार के रूप में आती है, और ये जो कार का जो मूल्य होगा वही जीडीपी में कैलकुलेट, हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कैलकुलेट होगा, जो इसका अंतिम मूल्य होगा, ठीक है। टायर की कीमत अलग नहीं ली जाती आपसे, या फिर जो उसकी स्टीयरिंग व्हील है या फिर लाइट्स हैं, उन सब की कीमत जो होती है वो जोड़ी जाती है कार में, और वही आपका बनता है अंतिम मूल्य। और वही जो अंतिम मूल्य होता है वो हमारा जीडीपी में कैलकुलेट होता है। तो इसीलिए बोला गया है कि किसी एक वर्ष में देश की सीमा के भीतर देश, ये देश है माना, तो इसकी सीमा के भीतर जो भी उत्पादित वस्तु का अंतिम मूल्य है वही देश की जीडीपी में कैलकुलेट होता है। अब एक एग्ज़ाम्पल हम इसे देते हैं, एक उदाहरण से इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब है क्या कि माना कि एक देश में बन रही हैं कुछ कॉपियाँ,
माना उस देश में उस साल सिर्फ कॉपियाँ ही बनाई गई और 10 ही कॉपियाँ बनी, ठीक हो गया। अब ये जो 10 कॉपियाँ बनी हैं, तो ये जो 10 कॉपियाँ बनी हैं, तो उस साल उस जीडीपी को, अगर हम देश की जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो वस्तु के रूप में हमारे पास 10 नोटबुक आई हैं, ठीक है। और माना कि इनकी जो कीमत रखी गई है वो भी 10 रुपया ही रखी गई है, ठीक। अब क्या होगा, अगर हमने 10 नोटबुक्स की कीमत निकालनी है तो हमारी जो कीमत है इनकी वो 100 रुपया होगा, और ये जो 100 रुपया होगा वो देश की जो जीडीपी है उसमें कैलकुलेट किया जाएगा, उसमें इसकी गणना होगी, ठीक है। अब क्या है कि किसी भी देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, तो ये जो सकल घरेलू उत्पाद है, ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो तीनों क्षेत्रक होते हैं उसमें उसकी जो जीडीपी होती है, तीनों क्षेत्रकों की जो जीडीपी होती है उसी से बनती है हमारी देश की जीडीपी, यानी देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो उसी से निकलता है। यानी कि जो हमारे तीनों क्षेत्रक हैं इनमें जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसी से हमारे देश का जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद निकलता है। यदि देश में सभी क्षेत्रकों में उत्पादन अच्छा होगा तो जो सकल घरेलू उत्पाद है वो भी बढ़ जाएगा। अब इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण है आपका कि माना एक किसान है, ये एक किसान है और इसने अपना जो खेत है उसमें इसने उगाया है गेहूँ, ठीक हो गया। अब ये जो गेहूँ है ये करीब 10 किलोग्राम ही इसका गेहूँ उस साल बना है, ठीक है, उत्पादित हुआ है। तो इसने क्या किया, ये जो गेहूँ है ये बाज़ार गया और इसने इस गेहूँ की कीमत लगाई 100 रुपया। तो अब इसने 100 रुपये में एक व्यक्ति को ये जो गेहूँ है वो बेच दिया, ठीक। ये जो व्यक्ति है इसने इस गेहूँ का आटा पिसवाया और रोटी खा ली। तो ये जो क्रिया है ये यहीं पर ख़त्म हो गई। एक केस हमारा ये है, ठीक। अब ये जो 100 रुपया किसान को मिला, ठीक है, ये कहाँ जुड़ेगा, ये जुड़ेगा हमारी प्राथमिक क्षेत्रक की जो जीडीपी निकलेगी उसमें ये जुड़ेगा 100 रुपया, ठीक है, क्योंकि यहीं पर क्रिया ये ख़त्म हो गई है। अब एक और केस समझते हैं। अब एक किसान है, माना ये जो किसान है ये भी अपने खेत में 10 किलो गेहूँ जो है वो उगा देता है, ठीक हो गया। अब इसने अपने खेत में गेहूँ उगाया और इसके बाद इस गेहूँ को वो क्या करता है, ये 100 रुपये में एक व्यापारी को बेच देता है। अब ये जो व्यापारी है या ये उद्योगपति जो है ये क्या करेगा, ये अपने जो उद्योग है, क्योंकि ये तो उद्योगपति है, ये तो व्यापारी है, इसके पास उद्योग है, तो ये इसने क्या किया, अपना जो इसने गेहूँ ख़रीदा था वो उसने क्या किया, उस गेहूँ के 100 पैकेट बिस्किट के बना लिए, ठीक। इसने बनाया बिस्किट, इसने रोटी नहीं खाई बल्कि उसका बना लिया इसने बिस्किट के पैकेट। और इन बिस्किट के पैकेट को इसने क्या किया, 10-10 रुपये के हिसाब से बाज़ार में बेच दिया और इसको कितने रुपये मिल गए, इससे 1000 रुपये, ठीक हो गया। अब क्या किया, 100 पैकेट बना दिए और 100 पैकेट का मतलब हुआ इसको 100 पैकेट है यहाँ पे, तो ये जो 100 रुपये नहीं है बल्कि ये 100 पैकेट हैं, ठीक है। 100 पैकेट्स इसने बनाए 10-10 रुपये के हिसाब से और इनको बाज़ार में बेच दिया, तो इसको जो कीमत मिली इसकी वो हो गया 1000 रुपया। अब 1000 रुपया जो है ये कहाँ जुड़ जाएगा, जो हमारी द्वितीय क्षेत्रक की जो जीडीपी है, द्वितीय क्षेत्रक की जो जीडीपी है, ये जो 1000 रुपया है वो वहाँ पर जुड़ जाएगा। लेकिन किसान को भी कहीं पर एक चीज़ प्राप्त हुई थी ना, 100 रुपया प्राप्त हुआ था। ये जो 100 रुपया है इस केस में, दूसरे केस में कहीं पर भी नहीं जुड़ेगा। वो इसलिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो अंतिम वस्तु है वो क्या है, हमारे बिस्किट के पैकेट। तो हम जीडीपी में
हर एक चीज़ की अलग अलग कीमत नहीं जोड़ते हैं, बल्कि जो अंतिम वस्तु होती है उसी की कीमत जो होती है वो जीडीपी में जोड़ी जाती है। हर एक वस्तु की अलग अलग कीमत इसमें नहीं जोड़ती है, बल्कि हम जोड़ते हैं केवल अंतिम वस्तु का मौद्रिक मूल्य। जो भी हमें अंतिम वस्तु से प्राप्त मौद्रिक मूल्य होगा वही देश की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। अब है, क्योंकि जो आपको पता है कि जो इसमें इस वाले केस में है, दूसरे वाले केस में वो क्या है, अंतिम वस्तु क्या बना हमारा, बिस्किट का पैकेट। इसीलिए उस बिस्किट के पैकेट की जो कीमत है वही हम जोड़ेंगे देश की जीडीपी में। तो यहाँ पर आपने देखा कि द्वितीय क्षेत्र की जीडीपी में जुड़े आपके 1000 रुपया। ठीक हो गया ना। अब है इसमें कि अगर हम शुरुआती समय की बात करें, आज़ादी के तुरंत बाद की अगर हम बात करते हैं, तो उस वक्त जो प्राथमिक क्षेत्रक था वो सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्रक था। ठीक है, विकसित क्षेत्रक की इसलिए बोला गया है क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे वो इसी पर निर्भर थे। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों पर ही ज़्यादातर लोग निर्भर थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया तो क्या हुए, उद्योग स्थापित होने लगे। लोग पहले तो केवल अपना जो कृषि कार्य है या फिर मत्स्य पालन, डेयरी, ये सारे काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे उद्योग स्थापित होने लगे। तो जो ये उद्योग जब स्थापित होने लगे तो लोगों की निर्भरता जो है वो प्राथमिक क्षेत्रक से थोड़ा कम हुई और द्वितीय क्षेत्रक में बढ़ने लगी। क्योंकि अब हो क्या रहा था कि जो ये प्राथमिक क्षेत्र था इसमें फसल का उत्पादन बहुत हो रहा था। फसलों का उत्पादन क्यों होने लगा था, क्योंकि इस वक्त तक का क्या हो गया था कि औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। लोग जो नए बीज हैं, उन्नत बीज हैं, उनका इस्तेमाल करने लगे थे, तो फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा था। फसल का उत्पादन होने से क्या हो रहा था कि जो लोग हैं वो अपनी खाद्यान्न आपूर्ति जो है वो भी बहुत अच्छे से कर पा रहे थे, बहुत आराम से वो लोग कर रहे थे। और ये जो तरीके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन होना, ये सब चीज़ों से क्यों हो रहा था, क्यों, क्योंकि कृषि में बहुत सी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होने लगा था, आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल होने लगा था। अब इनसे हुआ क्या, जो ये आधुनिक तरीके हैं इनसे जो कृषि कार्य है वो बहुत आराम से होने लगा था। जो लोग हैं उन लोगों को भरपेट भोजन मिलने लगा था और उन्हें अब कृषि कार्य में, मतलब लोगों को अब कृषि कार्य में बहुत अधिक लोगों की ज़रूरत नहीं थी। तो अब अन्य उत्पादों की आवश्यकता बढ़ने लगी। जो लोग हैं वो क्या करने लगे कि दूसरी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करने लगे। तो जब उद्योग स्थापित होने लगे थे तो उस वक्त क्या हुआ था कि औद्योगिक क्रांति भी शुरू हो गई थी, तभी उद्योग भी स्थापित हुए थे। अब उद्योगों के स्थापित होने से क्या हुआ कि जो ये द्वितीय क्षेत्र है, जो अभी तक का प्राथमिक क्षेत्र विकसित हो रहा था, अब बारी आ गई द्वितीय क्षेत्र के विकसित होने की। यहाँ पर विकास बहुत ज़्यादा होने लगा था। अब जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इन उद्योगों में काम करना शुरू कर दिया। ठीक, अब काम करने से एक तो उन्हें रोज़गार प्राप्त हो गया, ठीक है, और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो आराम से पूरी करने लगे और लोगों की जो आय थी वो भी बढ़ रही थी, लोग अच्छा कमाने भी लगे थे। तो अब बारी आ गई तृतीय क्षेत्र के विकास की। जो लोग हैं अब उन्होंने जो आय है अपनी, क्योंकि बढ़ रही थी, तो उस पैसे को और चीज़ों में भी खर्च करना शुरू कर दिया था। तो ये इससे क्या हुआ, जो तृतीय क्षेत्रक है वो बढ़ने लग गया था। अब इसमें कैसे खर्च कर रहे थे लोग, क्या करते हैं कि जब अच्छे पैसे उन लोगों को मिलते हैं तो वो अपनी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी करने के बाद और किसी चीज़ों में अपना पैसा खर्च करने लगते हैं। जैसे कि अब लोग बहुत घूमने फिरने जाने लगे, पर्यटन होने लगा अच्छा। इसी तरह से अगर ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते तो वो केवल कार वगैरह या फिर बस वगैरह में नहीं जाते, अब लोग एरोप्लेन वगैरह में भी जाने लगे, हवाई यात्रा करने लगे, ठीक है। इसके अलावा वो बाहर जाते तो जो अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं उनमें खाना भी खाते हैं, होटलों में ये लोग रहने लगते हैं, होटल वगैरह जो हैं उनको भी बढ़ावा मिला, ठीक है।
मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के जीवन का अब एक अभिन्न हिस्सा भी बन चुके हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, जो तृतीयक क्षेत्रक है उसका भी विकास होने लगा। तो पहले क्या था, शुरुआत के समय में केवल जो प्राथमिक क्षेत्रक था वो बहुत ज़्यादा विकसित क्षेत्रक हुआ करता था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था लोगों के पास। लोग जो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां थी, कृषि करना, मत्स्य पालन, डेयरी, मुर्गी पालन, ये सब कामों में निर्भर थे। उसके बाद जब खाद्यान्न आपूर्ति वगैरह लोगों की सही होने लगी तो उसके बाद कुछ और नई चीज़ें विकसित होने लगी। उस वक्त औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। जो लोग थे उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होने लगा था, उद्योगपति बन चुके थे वो लोग, तो वो उद्योग स्थापित करने लगे। जो लोग हैं अब वो इन उद्योगों में काम करने लगे थे, रोज़गार करने लगे थे, उनकी आय बढ़ रही थी। तो इस तरह से द्वितीय क्षेत्र का विकास होने लगा। फिर जब उनकी आय बढ़ने लगी तो उन्होंने अपनी जो आय है, अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया। लोग पर्यटन पर जाने लगे, हवाई यात्राएं करने लगे, अच्छे होटलों में रहने लगे, खाने लगे बाहर जाकर। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर हमने देखा कि ये निर्भर हैं और धीरे धीरे इनमें विकास हुआ है। अब ये सारी चीज़ें जो दिखाती हैं हमें, वो ये दिखाती हैं कि अभी का जो हमारा समय है वो तृतीय क्षेत्रक का समय है। सबसे ज़्यादा जो विकास हो रहा है इस वक्त वो तृतीय क्षेत्रक में हो रहा है। ठीक है, अब क्या है कि 1970 से 1973 के बीच में, अगर हम 1970 की बात करें तो 1970 से 1973 के बीच में क्या हुआ कि जो भारत की जो जीडीपी थी उसका बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो आता था प्राथमिक क्षेत्रक से। ठीक हो गया, जो हमारी जीडीपी थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा अगर हम कहें तो वो आता था प्राथमिक क्षेत्रक से, और जो द्वितीय क्षेत्रक था और जो तृतीय क्षेत्रक था उसकी जीडीपी बराबर थी। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक में था द्वितीय क्षेत्रक और जो तृतीय क्षेत्रक थी उसकी जीडीपी बराबर थी। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक सबसे ज़्यादा, फिर द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक बराबर। ये है करीब 1970 से 1973 के बीच की बात। इसके बाद 2011 और 12 के बीच में देखा जाए तो तीनों क्षेत्रकों की जो जीडीपी थी वो बहुत ज़्यादा, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, पर ग्राफ जो है थोड़ा सा चेंज हो गया इस बार। चेंज कैसे हुआ, जो प्राथमिक क्षेत्रक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो पहले नंबर पे है वो हमारा आ गया तृतीय क्षेत्रक, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आया हमारा द्वितीय क्षेत्रक, और जो तीसरा नंबर था वो मिला प्राथमिक क्षेत्रक को। ठीक, ये 2011-12 के हिसाब से है। जीडीपी तो बड़ी है लेकिन जीडीपी देश की बड़ी है। अब देश की जीडीपी बड़ी कैसे, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो रहा है इस वक्त तृतीय क्षेत्रक का, फिर उसके बाद द्वितीय क्षेत्रक का, और जो प्राथमिक क्षेत्रक है वो थोड़ा सा नीचे है। तो इससे पता चलता है कि 2011 और 12 के बीच में जो प्राथमिक क्षेत्रक है उसका जो योगदान देश की, अगर हम जीडीपी की बात करें तो उसमें बहुत ही कम रहा है, जबकि जो द्वितीय क्षेत्रक है उसकी जीडीपी एज इट इज़ रही है, स्थिर रही है। पर जो सेवा क्षेत्रक है उसकी जीडीपी जो कभी यहाँ पर 73 में करीब 35% थी वो बढ़कर 55% हो गई है, और तृतीय क्षेत्रक के लिए बहुत अच्छा संकेत था, है ना। अब ये दोनों जो आंकड़े बने हैं वो हमें समझाते हैं कि ये जो जीडीपी है देश की वो 1970 और 73 में कुछ और थी, और 2011 और 12 के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्रक का रहा है, जबकि 1970 और 73 में ये जो योगदान था जीडीपी में सबसे ज़्यादा वो प्राथमिक क्षेत्रक का था। इससे ये पता चलता है कि आज के समय में जो तृतीय क्षेत्रक है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिसकी वजह से जो तृतीय क्षेत्रक है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्रक हो चुका है। तृतीय क्षेत्रक जो है उसको हम इस समय, आज के समय में बहुत ज़्यादा महत्वता देते हैं।
तो अब ये तृतीयक क्षेत्रक में हो क्या रहा है कि जैसे आज हमें क्या चाहिए, अगर हम किसी जगह पर रह रहे हैं तो वहाँ अस्पताल भी अच्छे होने चाहिए, है ना। शैक्षिक संस्थाएं जो हमारे स्कूल कॉलेजेस होते हैं या बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं वो भी हमें अच्छी चाहिए। साथ में हमें पुलिस की सेवाएं चाहिए, बैंकिंग सेवा चाहिए। कई चीज़ें जो हैं सेवा क्षेत्रकों में आती हैं जो हमें आज के समय में बहुत ज़रूरी चाहिए। तो ऐसे ही परिवहन, रक्षा, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है और इन सभी जो चीज़ें हैं उनको बोला जाता है बुनियादी सेवाएं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी देश में। और ये सब के सब कहाँ आती हैं, ये सब हमारे आती हैं तृतीय क्षेत्र की सेवाओं में। और सरकार जो होती है, सरकार भी विशेष रूप से इन सारी सेवाओं पर ध्यान देती है और उन्हें बढ़ाती भी है, तो इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण हो गया। अब हम देखते हैं कि जो पिछले 30 से 40 साल जो हुए हैं उसमें प्राथमिक क्षेत्र का भी विकास हुआ है और द्वितीय क्षेत्र का भी विकास हुआ है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है प्राथमिक क्षेत्रक में उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ है, द्वितीय क्षेत्रक में भी उद्योग लगने से उत्पादन बढ़ा है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये सारे के सारे जो क्षेत्रक हैं, तृतीय क्षेत्रक भी इसमें मानते हैं, ये सब आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो अब इनसे क्या हो रहा है कि अगर प्राथमिक क्षेत्रक बढ़ रहा है या द्वितीय क्षेत्रक बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो तृतीय क्षेत्रक है उसको भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है। तो इसमें क्या हुआ कि जो कृषि हैं या फिर उद्योग हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र की और द्वितीय क्षेत्र की क्रियाएं हैं, तो उनके विकास के साथ साथ क्या हुआ है, व्यापार बढ़ा है, बहुत ज़्यादा व्यापार होने लगा है। जब जो माल है उसको बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ रहा है तो परिवहन बढ़ा है, भंडारण भी बढ़ा है और भी कई चीज़ों इसमें आती हैं। तो ये सारी क्या हैं, ये हैं सेवाएं। और ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, ये आती हैं सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अब जैसे जैसे जो लोग हैं उनकी आय बढ़ रही है तो लोग जो हैं वो दूसरी सेवाओं की मांग भी कर रहे हैं। जैसे वो क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं, जैसे कि वो मांग रहे हैं कि आजकल अच्छे रेस्टोरेंट होने चाहिए जहाँ वो अच्छा खाना खा सकें। लोग घूमने फिरने जाने के शौकीन हैं तो लोगों को पर्यटन के लिए भी अच्छी जगह चाहिए और साथ में जो अच्छे होटल वगैरह हैं वहाँ रहने के लिए उन्हें चाहिए। ऐसे ही शॉपिंग वगैरह का जो लोगों हैं उनमें क्रेज़ बढ़ा है। ऐसे ही जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये सारी चीज़ें भी बढ़ी हैं। तो और ये सब किसके कहाँ आती हैं, ये सब आती हैं तृतीय क्षेत्रक में। लोगों की आमदनी बढ़ी तो उन्होंने नई चीज़ों की मांग करना शुरू कर दिया, है ना। तो ये जो मांगे हैं वो तृतीय क्षेत्र के जो सेवाएं हैं उसके लिए ज़्यादा बड़ी हैं। फिर एक और उद्योग जो नया नया स्थापित हुआ है कुछ वर्षों से, उसे हम कहते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। और ये जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है ये कुछ समय से, कुछ सालों से बहुत ज़्यादा इसका विकास हुआ है और ये बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ रहा है। और ये भी कहाँ आता है, हमारी तृतीय क्षेत्र की क्रिया में आता है। जैसे कि आपने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंदर आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, हर कोई फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा है आज के समय में। इसी तरह से लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, गूगल का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, व्हाट्सएप है। तो ये सारी चीज़ों का जो लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सब के सब आती हैं हमारी तृतीय क्षेत्र की क्रियाओं के अंतर्गत।